नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे, क्योंकि कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सबसे पहले बात भी योग की करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इससे जुड़ी जानकारी भी साझा की है। क्या कुछ कहा है, खास रिपोर्ट देख लीजिए। क्या तैयारी है, विस्तार से वो भी जान लीजिए। कल यानी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी तैयारियां दुनिया भर में जोर शोर से जारी है। योग दिवस से पहले कई आयोजन किए जा रहे हैं। 10 साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। 2024 के लिए योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। इस साल के योग दिवस के बड़े इवेंट सेना, सेलिब्रिटी और सोशल गैदरिंग के तौर पर होगी। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में लगभग 10,000 लोग एक साथ योग करेंगे। इसके अलावा गुजरात के बनासकांठा में भारत पाक सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर नाडा बेट में भी 10,000 लोग योग आसन करेंगे। मध्य प्रदेश में योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश योग दिवस को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। राज्य के मंत्रियों को जिले का आवंटन किया गया है। जहां कैबिनेट मंत्री नहीं है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल पूरे प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने जिलों का आवंटन भी किया है। जहां हमारे मंत्री नहीं है, वहां प्रशासनिक अधिकारियों को ये जवाबदारी दी है। सुना आपने, जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्य मंत्री जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। एक ऐसा दिवस जिसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिल चुकी है। 21 जुलाई को मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले योग दिवस पर क्या कुछ खास रहता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश योग दिवस को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। राज्य में मंत्रियों को जिले का आवंटन किया गया है और जहां कैबिनेट मंत्री नहीं है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है कि सबको योग सिखाया जा सके, योग के लिए मोटिवेट किया जा सके। और कल बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है। हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा सीट की, जिसके उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जिन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कि आप देखिए कि लगातार इस पर सियासत भी जारी थी, जिसमें बड़ा जोर शोर से माहौल भी बनाया जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा, खुद देख लीजिए विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में, फिर विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। अमरवाड़ा के उपचुनाव की अब तस्वीरें साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया है। बुधवार को धीरेन्द्र ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। रैली निकाली गई, सभा हुई। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए। रैली में जीतू पद यात्रा करते हुए दिखाई दिए। धीरेन्द्र के नामांकन के बाद सभा भी हुई, जहां सज्जन सिंह भी मौजूद रहे। सभा को उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा दिग्गजों ने, सुन लीजिए। चुनाव का हर चीज केंद्र को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, अलग अलग सब्सिडी को लेकर, अब की बार 400 पार को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने
थोड़ी भ्रमित हुई है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार पर नकेल कसने के लिए अगर किसी को जिम्मेवारी मिली है तो आप लोगों को मिली है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है और बढ़ेगा। एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें दलाली और कमीशन न हो। आप टोल देख लो परिवहन के, आप माफियाओं की शराब देख लो, रेत देख लो, आप जो भ्रष्टाचार वल्लभ भवन में होता है 5वीं मंजिल पर, इतना भ्रष्टाचार कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ। छिंदवाड़ा के विधायक आ रहे हैं, लेकिन मैं मुझे गर्व से कह सकता हूं मेरे साथियों को कि जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे, इनको मैं आज इस मंच से सलूट करता हूं। आप लोगों ने कांग्रेस का चुनाव, जितने यहाँ पर दावेदार थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच से, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, नेताओं की तरफ से, कि आप। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनगर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे, जनता को संबोधित कर रहे हैं। अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात कश्मीर को देने वाले, 1500 करोड़ की सौगात भी देंगे और इस वक्त वो अभिवंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पल इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि कल श्रीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए भी नजर आएंगे। वो भी तस्वीर विस्तार न्यूज आपको विस्तार से दिखाएगा। अब अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं क्योंकि अमरवाड़ा उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अमरवाड़ा के उपचुनाव की अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप देखिए, पार्टी ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया। वही बुधवार को धीरेन्द्र ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, रैली निकाली गई, सभा भी हुई और कांग्रेस के इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए। यानी कांग्रेस भी लगातार वहां पर मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। रैली में जीतू पद यात्रा करते हुए दिखाई दिए। खैर चलिए, अब जरा ये भी जान लीजिए कि कौन है धीरेन्द्र शाह इनवाती, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर कौन है धीरेन्द्र शाह जिसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो धीरेन्द्र शाह इनवाती एक युवा चेहरा है जिस पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और साथ ही सहकारी समिति के सेल्समैन रह चुके हैं शाह, जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया। तो नए चेहरे पर पार्टी ने भरोसा जताया। अब जनता इन पर कितना भरोसा जताती है तो देखने वाली बात होगी। चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि चुनाव लड़ना है, मेहनत करनी है, तो इस्तीफा भी दे दिया है। अब शाह की आदिवासी वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। आदिवासी सीट है मरवाड़ा, आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश पार्टियां करेंगी और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और इसी को ध्यान में रखते हुए इनको अपना प्रत्याशी बनाया गया। वही सेवादार सुखराम दादा के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह और साथ ही एक उम्मीद थी, एक ये भी कहा जा रहा था कि क्या पार्टी एक नए चेहरे पर भरोसा जताएगी और ठीक उसी तरीके का देखने को यहाँ पर मिला है। तो सुखराम दादा की आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ है, इनके पिताजी की भी आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ है। तो देखिए अब कितना असर होता है, कितना ये आदिवासियों को साध पाते हैं इस माध्यम से, तो देखने वाली ही बात होगी। तो आदिवासी समाज
इनके दरबार में लगाता है हाजिरी। ये तो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि आदिवासी समाज इनके घर पहुंचता, हाजिरी लगाता है और ये वही परिवार है जो आदिवासी समाज के लिए लगातार काम भी करता हुआ नजर आया है। तो चलिए अब खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन तो भर दिया अमरवाड़ा सीट से, लेकिन आगे की भी क्लियर पिक्चर आपको बता देते हैं। देखिए, अब अमरवाड़ा के उपचुनाव की पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है और अब बस इंतजार है तो ये देखने का है कि कौन इस चुनाव में बाजी मारता है। लेकिन धीरेन्द्र शाह को अमरवाड़ा के उपचुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कैसे, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर करेंगे चर्चा। अमरवाड़ा के उपचुनाव में कांग्रेस भले ही बाकी पार्टियों से थोड़ा पीछे रही हो, फिर वो चाहे प्रत्याशियों की घोषणा की ही बात क्यों ना हो, पार्टी ने सबसे आखिर में जब बीजेपी और गोंगपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, तब कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन धीरेन्द्र शाह इनवाती को अमरवाड़ा के मैदान में उतारने के पीछे कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है और प्रत्याशी का चयन ही नहीं, पूर्व सीएम और भी कई दाव खोलने में लगे हुए हैं। वहीं बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें वे खासा भावुक नजर आए। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में अपनी पार्टी से अमरवाड़ा प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। इस ट्वीट की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं भी हो रही हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। 40 साल तक कमलनाथ को राजनीति के उच्च पदों पर पहुंचाया, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आज जब छिंदवाड़ा में उपचुनाव का समय आया तो कमलनाथ पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उम्मीदवार को अनाथ छोड़कर चले गए। ना नामांकन में शामिल हुए, ना चुनाव प्रचार में कहीं अता पता है। खाना पूर्ति के लिए सोशल मीडिया पर समर्थन की पोस्ट कर दी गई है। कमलनाथ पूरी तरह से अमरवाड़ा में हार सुनिश्चित मान चुके हैं। अमरवाड़ा सीट में वैसे तो हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस के बैनर से कमलेश शाह ने 3 बार यहां से चुनाव जीता है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया भी है। शाह का अमरवाड़ा सीट पर अच्छा प्रभाव है। वहीं दूसरी ओर गोंगपा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शाह इनवाती पर दांव खेल दिया है। ऐसे में अमरवाड़ा का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, कमलनाथ ने अपनी पार्टी से अमरवाड़ा प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपना समर्थन और आशीर्वाद धीरेन्द्र शाह को दें। बता दें कि कांग्रेस ने बीते दिन अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए धीरेन्द्र शाह इनवाती को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया है और जिसके लिए कमलनाथ समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। भाजपा ने अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस से आए कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया, जिसे मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। ऐसे में चलिए जरा समझते हैं और आपको भी समझाते हैं कि आखिर मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, क्या है ये पूरा मास्टर स्ट्रोक। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे और समझाएंगे कि अमरवाड़ा सीट क्यों दिलचस्प होती जा रही है। कमलनाथ का क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान है, देखिएगा। आंचल कुंड धाम की अमरवाड़ा में खासी पैठ है, जिस पर धीरेन्द्र शाह को क्यों प्रत्याशी बनाया गया है, कमलनाथ ने क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान इसके पीछे तय किया, सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन देखिए और ग्राफिक्स के जरिए समझिए। धाम में महाराजा के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह, जिनको आदिवासी वोट बैंक के आदिवासियों को साधने में काफी आसानी होगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक प्लान पार्टी की तरफ से खेला गया। तो देखिए, आदिवासियों में धाम को लेकर गहरी आस्था है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि आदिवासियों को गहरी आस्था है। लोग वहां पर हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। आदिवासी वोटरों को सहेजने का एक तगड़ा दाव है, जिस तरीके से ये प्लान खेला गया है, क्योंकि इस वक्त जरूरी है वोट बैंक को साधना और कांग्रेस पार्टी भी इस पर ध्यान लगाई बैठी हुई है। पूरा जोर शोर से वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आदिवासी वोटरों को सहेजने का एक तगड़ा दाव खेला गया है। सब कुछ विस्तार से हमने आपको समझाया कि आखिर कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे का
मास्टर स्ट्रोक प्लान क्या है। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, हमने अपने दर्शकों को समझाया ग्राफिक्स के जरिए कि क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान हो सकता है, धीरेन्द्र शाह कौन है, लेकिन अमरवाड़ा सीट का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब दूसरी बड़ी बात हमने जो लोकसभा में देखा त्रिकोणीय, और जहां पर ऐसी स्थिति बनी कांटे की टक्कर जैसी स्थिति रही, अब इस चुनाव में भी कांटे की टक्कर हमको मानना चाहिए। दूसरा बड़ी बात यह भी है कि जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खंड खंड की बटी थी, लेकिन यहाँ पर एक पिच पर आकर कांग्रेस खेल रही है, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, सब लगभग एक जगह जो इकट्ठे होके बीजेपी को चैलेंज देना चाहते हैं, और वो भी तगड़ा चैलेंज। दूसरा, आपने धाम की बात की, तो वहाँ आदिवासियों की आस्था है, मान्यता है, वो उनके दर पर जाते हैं, तो स्वाभाविक उसका जुड़ाव जो है वो इनावासी से है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा कारगर है। तो वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है और चुनाव बड़ा तगड़ा और बड़ा कांटे का रहने वाला। ठीक है श्याम, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं, ऐसी जानकारी की बात कर लेते हैं जिनसे ये खबर आपसे सीधे जुड़ी हुई है। आपका सीधा सरोकार इस खबर से। देखिए, केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा धरातल पर उतरा जाए और जाना जाए कि आखिर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, क्या असर है इस पूरी खबर का। कैबिनेट में हुए फैसले के मुताबिक धान, कपास, मूंग, दलहन और खरीफ की फसलें जो होती हैं उनमें 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित तौर पर यह किसानों के हित और उनके लाभ के लिए फैसला लिया गया है। मैं इस वक्त जबलपुर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहां पर किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं। हर साल आते हैं और हर सीजन में आते हैं। अब ऐसे हम किसानों से ही बातचीत करेंगे कि वो सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है क्या उन्हें वो पर्याप्त लगती है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें धान की, तो धान में 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है, 117 रुपये किया गया है और किसान भी खुश हैं और हमेशा ऐसे ही होता रहे, वो अच्छा है। कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार के फैसले को? न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी करना लाभकारी होगा? जी हाँ, लाभकारी होगा, लेकिन अगर सरकार घोषणा तो की है लेकिन वो दे जब तो जभी तो हम खुश होंगे, क्योंकि लागत किसानों की बहुत ज़्यादा है, लागत को घटाया जाए। क्या कहेंगे? मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, ठीक बात है? बहुत बढ़िया किया है उनने, और अभी जो भी 10 साल से जो भी करते आए हैं बहुत अच्छा करते आए हैं। आगे भी हम लोगों का, गरीब जनता का, किसानों का यही अपेक्षा है कि वो और बहुत अच्छा करें, इससे भी बहुत अच्छा करें। मोदी सरकार के इस फैसले से किसान खुश हैं, लेकिन किसानों का एक बात जरूर कहना है कि लागत कम करने के भी उपाय सरकार करे ताकि किसान को फायदा हो सके, और जो आय दुगनी करने की बात दावे हमेशा किए जाते सरकार की ओर से वो सफल हो सके। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो ये तो आपने देख लिया कि जमीनी स्तर पर इस खबर का क्या असर है। अब चलिए आपको जरा ये भी बता देते हैं कि किसका एमएसपी कितना किया है सरकार ने, पिछले एमएसपी से कितना अंतर रहा है। और जैसे कि हमने धरातल की तस्वीर भी दिखाई कि योजना का ऐलान हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन तक ये योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार मैं एमएसपी में अंतर बता देती हूँ। सरकार का क्या फैसला रहा है। किसानों को सरकार की सौगात है, किसानों को मिलेंगे करीब 2 लाख करोड़ रुपए। पिछले सीजन में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक अभी पैसा दिया जा रहा है, यानी किसानों के लिए बड़ी बात है। तो वही धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, पिछले साल की तुलना में 117 रुपए अधिक किया गया है। तो पिछले साल की तुलना में 117 रुपए अधिक एमएसपी दी जा रही है। और दाल का एमएसपी 7,550 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है और पिछले साल की तुलना में 550 रुपए अधिक किया गया। तो एमएसपी में किस तरीके से बढ़ोतरी की गई है, और वजह यही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। तो उड़द दाल का एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा और साथ ही पिछले साल की तुलना में 450 रुपए बढ़ाया गया है। तो देखिए कितना डिफरेंस है, ग्राफिक्स के जरिए लगातार समझते जाइएगा।
मूंगफली का एमएसपी 6,783 रुपए प्रति क्विंटल और पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक किया गया है। यानी मैं बार बार कह रही हूं, जो सरकार की योजना है, सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को लगातार साधा जाए, किसानों को बेहतर व्यवस्था दी जा सके। कपास का एमएसपी 7,121 रुपए प्रति क्विंटल है और पिछले वर्ष की तुलना में 501 रुपए अधिक किया गया है। यानी पिछले साल जो एमएसपी था उससे 501 रुपए अधिक एमएसपी दिया जा रहा है। ज्वार का एमएसपी 3,371 रुपए प्रति क्विंटल पिछले वर्ष की तुलना में 191 रुपए अधिक किया गया है। तो कुछ में ज्यादा अंतर है तो कुछ में फसलों में कम अंतर है। बाजार का एमएसपी, वही माफ कीजिएगा, बाजरा का एमएसपी जो है वो 2,625 रुपए प्रति क्विंटल है और पिछले वर्ष की तुलना में 125 रुपए अधिक एमएसपी रहेगा। यानी कितना फायदा होगा आप समझिए। मक्का का एमएसपी क्या है? 2,225 रुपए प्रति क्विंटल और पिछले वर्ष की तुलना में 135 रुपए अधिक किया गया है। तो अंतर से आप समझ जाएंगे कि कितना अंतर तय किया गया है। कुछ में ज्यादा किया तो कुछ में कम। तो मक्का के बाद एक और आपको दिखा देते हैं जहां पर जिसका एमएसपी बढ़ाया गया है। तो आपने देखा विस्तार से कि आखिर कितना अंतर है पहले के एमएसपी रेट में और अब कितना % बढ़ाया गया। तो चलिए, आपने ये तो समझ लिया, लेकिन एक और जानकारी है जो आपको जान लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने दी है। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के अलग अलग शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा को शिफ्ट में ओएमआर यानी कि पेन और पेपर मोड में कार्रवाई की। 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की और साथ ही नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट और यूडेट NCTAU से कुछ इनपुट मिले। ये इनपुट संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है। वही यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। पेपर रद्द होने के बाद विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि चाहे नीट हो या फिर नेट, दोनों पेपर को एनटीए ने ही करवाया है और इससे एनटीए की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगा, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ये एनटीए की भूमिका पर सवाल तो मैं काफ़ी टाइम से उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से इस नीट की एग्ज़ाम को देख रहा हूँ। जब से एनटीए ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है तब से हर साल कहीं ना कहीं पेपर लीक और इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं और इस साल जब हद पार हो गई तब मजबूर होकर हमें इस प्रोटेस्ट को करना पड़ा। जैसा कि अभी कल ही एक डिसीजन आया है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो होता है वो भी एक अच्छा खासा बड़ा एग्ज़ाम है, उसको एक ही दिन पहले शायद 18 तारीख को वो कंडक्ट हुआ था और उसमें सीबीआई जांच के आदेश भी आ गए हैं और साथ में उस एग्जाम परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा गड़बड़ घोटाला नीट के एग्जाम में हुआ है और नीट के एग्जाम के लिए लगातार मैं और देश में कई सारे ऐसे टीचर्स और कई सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं विक्टिम है इस चीज़ की और वो आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु फिर भी एनटीए और सरकार इस चीज़ के लिए नहीं सोच रही कि उन बच्चों को न्याय दिया जाए और नीट का परीक्षा फिर से कराया जाए। तो देखिए, नेट का एग्जाम रद्द होने के बाद विस्तार न्यूज ने इस परीक्षा को देने वाले छात्रों के साथ दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी करने वाले छात्रों से बातचीत की है। बातचीत करते हुए छात्रों ने अपनी परेशानियों को बताया है। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं छात्र। तो प्रेशर के साथ साथ हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि 6 महीने तो मुझे कुछ तैयारी करते हुए हो गए। अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी हो जाता है, उसके बाद अगर ऐसी न्यूज़ मिलती है कि पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से सब कैंसिल हो गया, तो घर वालों की आशाएं होती है वो भी टूटती है, हमारा जो मनोबल होता है वो भी टूटता है। बुरा लगता है, साल भर की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। घर वाले भी, उनको भी बुरा लगता है, कितनी दिन रात मेहनत करता है बच्चा और फिर ऐसे पेपर लीक होता है। ग्रामीण स्तर से आया हूँ मैं यहाँ पे तैयारी करने को। घर वालों ने बड़ी उस आशा से भेजा है यहाँ पे, और साल भर में मेहनत करूँगा, 1 साल 2 साल, और पता चलेगा कि पेपर लीक हो जाएगा तो सर फिर मेरा तो उम्मीद ही टूट जाएगी ना सर। इतनी दूर से पढ़ने आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चाहिए कि थोड़ा चेंज आए। हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमको रिजल्ट भी अच्छा मिले।
तो देखिए, सरकार के इस फैसले के बाद अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी और जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को भी सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा का आयोजन नए सिरे से किया जाएगा, जिसकी जानकारी अलग से साझा की जाएगी और सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।